गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान स्टडी जोन। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये जो है ये मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो इसी चैप्टर की मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, और अगर आपने अभी तक चेक नहीं करी है सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का टॉपिक जो सबसे पहला है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब बात आती है पहली बात तो कि ऑब्जेक्टिव्स ही क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि एक ऐसा एंड पॉइंट, मतलब एक कहते हैं ना एक मेन एम, जिसको लेकर जिसके टुवर्ड्स हमारी जो बिजनेस है जो भी एक्टिविटीज करती है वो उसी के टुवर्ड्स डायरेक्ट करती है। यानी कि एक मेन एम बना लेते हैं हम लोग, और जो भी चीजें हम करते हैं उस टाइम पीरियड के दौरान वो सिर्फ उसी को अचीव करने के लिए करते हैं। जो भी एक्टिविटीज होती है हमारी सारी उसी को अचीव करने के लिए की जाती है, तो वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। यानी ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड of which by which business की जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती हैं वो हम उसी के टुवर्ड्स डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इकोनॉमिक, देन सोशल, एंड थर्ड वाले को आप ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी जो अभी हमने फर्स्ट वीडियो में, जो आपने अभी नहीं देखी है तो आप देख कर आइए। तो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक वाली चीज जो थी, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, यानी इकोनॉमिक वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो वो एक्टिविटीज जिसके थ्रू हमारे पास क्या आता है, जो एक्टिविटीज हम किस लिए करते हैं, मनी अर्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई भी बिजनेस जब बनता है या कोई बिजनेस जब शुरू होता है तो उसका मेन एम क्या होता है कि वो मार्केट में क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाए। सबसे पहले सर्वाइवल, कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन खुलती है या कोई बिजनेस बंदा स्टार्ट करता है तो उसका क्या होता है कि पहले तो शुरू में होता है कि बस मैं एक बार कहते हैं ना सेट हो जाऊं, सर्वाइव कर जाऊं थोड़े टाइम पीरियड तक, मार्केट में मेरा नाम बन जाए। ठीक है, अब जब वो सर्वाइव करने लग गया काफी टाइम तक, उसका जो बिजनेस है जो ऑर्गेनाइजेशन वो अच्छी खासी चल रही है, देन सेकेंड वो एम क्या रखेगा कि मैं अब जब मैं अच्छे से जम चुका हूँ उसमें, तो मैं क्या करूँ, अब अच्छे से ज्यादा क्या करूँ, पैसा कमाऊँ, यानी प्रॉफिट अर्न करूँ। ठीक है, देन प्रॉफिट भी कौन कर लेता है, तो थर्ड चीज तो वो क्या ही सोचेगा, भाई सर्वाइव कर लिया मार्केट में, प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रहा हूँ, तो अब क्या करूँ, अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करूँ, यानी उसको की ग्रोथ पे फोकस करूँ थोड़ा सा मैं। तो यही 3 चीजें होती हैं जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे काउंट की जाती हैं। यानी एक बिजनेसमैन क्या सोचेगा, सबसे पहले कि उसका जो बिजनेस है वो क्या करे, मार्केट में सर्वाइव कर जाए, बिजनेस एनवायरनमेंट जो डायनामिक है उसमें क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाए। अगर वो सर्वाइव करने में सक्सेसफुल होता है, देन सेकंड थिंग वो क्या सोचता है कि मैं इस मार्केट में जो सर्वाइव कर चुका हूं तो मैं प्रॉफिट भी कमाऊं। ठीक है, अगर वो प्रॉफिट भी कमाने में सक्सेसफुल रहता है, देन थर्ड थिंग तो आती है ग्रोथ, यानी कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे। अगर वो एक शॉप में वर्क कर रहा है तो वो 2 शॉप ले ले या प्रॉपर एक पूरी वो कर ले, ये सारी चीजें। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात। अब बात आती है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। सोशल ऑब्जेक्टिव से मतलब ही डिपेंड, हमारा वर्ड मतलब वर्ड से क्लियर हो जाता है, सोशल यानी सोसाइटी से रिलेटेड होगा। अब सोसाइटी का क्या, अगर कोई बिजनेस खुल रहा है तो देखो वहाँ के जो लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं, वैसे सारी जो फर्म्स वगैरह होती है दूर ही बनती हैं इन एरिया से, लेकिन जो भी अगर आसपास होती है तो क्या होता है वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा कहते हैं ना कोऑपरेट करते हैं उन लोगों के साथ। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी क्या बनता है कि वो उस सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करे, क्योंकि फर्म में अगर काम भी हो रहा है तो वहीं से लोग आते हैं ना काम करने के लिए भी, या जो रिसोर्सेज है वो भी हमें वहीं से ही मिलते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाता है, ड्यूटी बन जाती है उसके लिए कि उसको वहाँ अपने लोगों के लिए भी कुछ करना है, यानी सोसाइटी के लिए भी करना है। अपना एम प्रॉफिट रखना है, लेकिन इस उसमें कि हाँ थोड़ा सोसाइटी के लिए भी उसको करना है इन रिटर्न। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, पहला कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करे लोगों को, अच्छा से अच्छा, अच्छी से अच्छी, बेशक अमाउंट कम रखे, प्राइस कम रखे, और गुड क्वालिटी भी प्रोवाइड करे, ये चीज हो सकती है। अवॉइड करे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि कई बार होता है ना खराब चीज दे देना या कम ज्यादा लाइक पैसे ज्यादा लेके चीज खराब देना, वो सारी चीजें ना हो। जो भी हो लाइक फेयर ट्रेड होना चाहिए, जो भी डीलिंग होती है फेयर होनी चाहिए। तो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है उसको अवॉइड करें वो लोग। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर आपकी जो फर्म है उसमें अगर क्या कहते हैं मशीन से ज्यादा वर्क है तो आप मशीन से हटा के थोड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ ध्यान देके लाइक मैन से काम कराएं, लोगों से काम करवाएं। ठीक है, देन फोर्थ आता है कि सोशल सर्विस करें, जैसे कि सोशल सर्विस कर सकते हैं हम लोग की सोसाइटी के लिए, देखिए कि उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, अगर थोड़ा उस हिसाब से देखी जाए तो हम सोशल सर्विस भी कर सकते हैं, जैसे कि चैरिटी कर ली। ठीक है, या ओल्ड हाउस जो होता है ओल्ड होम
ओल्ड एज होम्स होते हैं उनमें देखा, वो सारी चीज़ें। देन हमारा अगला पॉइंट आता है अवॉइड पॉल्यूशन, क्योंकि जब फैक्ट्रीज में जब वर्क होता है तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो वो चीज़ को भी ध्यान रखते हुए कि पॉल्यूशन को थोड़ा क्या करा जाए, कम करा जाए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो थर्ड आता है वो हमारा है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, या फिर आप उसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। पर्सनल का मतलब ये नहीं है कि खुद का ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हम अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला कि उनको गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करें, यानी अच्छी से अच्छी कहते हैं ना फैसिलिटी दे कि हाँ वो अच्छे से हमारे यहाँ पे काम कर सके। देन सेकंड, कॉम्पिटिटिव सैलरी दे, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत अच्छा है, तो इतनी दे कि हाँ वो बंदा सेटिस्फाई भी हो उसके लिए, और अपना मतलब जितना वो काम कर रहा है उतनी उसको सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आती है इसमें। देन थर्ड है कि पर्सनल ग्रोथ। अगर एक बंदा काम कर रहा है लाइक 50 साल मतलब 20-30 साल हो गए उस बंदे को एक ही कंपनी में काम करते हो, उसने उस कंपनी को इतनी अच्छी ग्रोथ कराई, पूरा अच्छा खासा वो करा, काम करके दिया, लेकिन वो बंदा जब वहां से वो होता है, हटता है, रिटायर होता है, तो बंदा एज ए पर्सनली वो डेवलप ही नहीं हो पाता। वो जहाँ था वो वहीं का वहीं है, उसने कुछ नया नहीं सीखा या कुछ अपने आप में डेवलपमेंट नहीं करी। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बंदे की क्या होनी चाहिए, खुद का जो एम्प्लॉय है उसके भी क्या होनी चाहिए, पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए। इस पे भी हमें ध्यान देना होता है। और थर्ड और जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा होता है स्पेशल बेनिफिट्स। स्पेशल बेनिफिट्स में आप कह सकते हो कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको थोड़े से ना कहते हैं ना, जब हमें नए एम्प्लॉयज लाने होते हैं तो कुछ ना कुछ उनको ये कहते हैं दिखानी पड़ती है चीज़ कि हाँ आप ये आएंगे, आपको हमारी कंपनी से ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी, वो चीज़। तो आप उनको स्पेशल बेनिफिट्स दे सकते हो, लाइक फ्लैट प्रोवाइड करना या कार देना, ये सारी चीज़ें होती है ना, नॉट एज अ गिफ्ट, लाइक एज अ सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हो अपने एम्प्लॉयज को, जो चीज़ें देती हो वो चीज़। तो ये एक चीज़ आती है। ठीक है, या फिर आपका इसमें पीर रिकॉग्निशन भी आता है कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कहते हैं ना, आपका जो आप जिस ओहदे पे हो, जिस पोजीशन पे हो, वहाँ पे आपकी भी पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक बंदा आके काम करके चला गया, उसको कंपनी में कोई जानता ही नहीं है कौन, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहे अच्छी से चाहे जिस भी पोजीशन पे हो, आपको क्या होनी चाहिए, आपको एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए कि हाँ ये बंदा है, ये ऐसे काम करता है, वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये हमारे आते हैं ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। सो आई होप तीनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो अब बात करते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। कि जब अब हमने काफ़ी बात करी कि प्रॉफिट कमाना होता है बिजनेस को, प्रॉफिट के लिए कहते हैं ना बिजनेस शुरू किया जाता है कि भाई अच्छा सा प्रॉफिट अर्न करेगा। तो एक प्रॉफिट का मेन कहते हैं ना बिजनेस पे कितना वो है, प्रेशर है, लाइक क्यों इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट अर्न करना, लाइक पैसे ज़्यादा कमाना, अच्छा वो करना। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, ये बता दें कि हाँ हमारा प्रॉफिट का रोल क्या है इन अ बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है ऑब्वियसली सर्वाइवल, कि आप मार्केट में एक होता है देखो थोड़े टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव करना, तो वो हर एक छोटा मोटा बिजनेस कर जाता है। लेकिन जब आप थोड़े बड़े लेवल के लिए सोचते हो, ग्रैंड लेवल के लिए सोचते हो, तो आपको बिजनेस को क्या करा, मतलब प्रॉफिट अर्न कराना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि आप कुछ टाइम तक ही क्या कर सकते हो, सिर्फ सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए अगर सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट इज द इम्पॉर्टेंट वन। इसके अलावा आप नहीं सर्वाइव कर सकते, आपको बंद ही करना पड़ता है बिजनेस। तो पहली चीज क्या है इंपॉर्टेंट, सर्वाइव करना। देन सेकंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा वही, सर्वाइव, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइव करो, प्रॉफिट कमाओ और ग्रोथ करो। पर प्रॉफिट कर कितने हद तक आप सर्वाइव कर सकते हो और कितने हद तक ये है, कहाँ, ये तो मेन जरूरी है ही। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखो बिजनेस अगर प्रॉफिट कमा रहा है तभी वो एक्सपेंड करेगा अपने बिजनेस को, तभी वो ग्रोथ में आएगा ना। अगर आप देखो, अगर आपका बिजनेस थोड़े टाइम तक सर्वाइव करा, आप प्रॉफिट ना बहुत थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, बहुत थोड़ा, जिससे आपका बिजनेस ज्यादा नहीं चल सकता, आप फिर क्या सोचोगे, यार मेरा बिजनेस तो चल ही वैसे भी थोड़ा बहुत ही रहा है, अब इसमें क्या ही मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ करवाऊँ, मतलब क्या ही अपने बिजनेस को कहते हैं ना एक्सपैंड करूँ। अगर एक शॉप तो कहाँ उसको 2 शॉप में कन्वर्ट करूँ, नहीं हो सकता वो। अगर आपके प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ज्यादा है, आप बहुत अच्छी उस पर चल रहे हो, तभी तो आप उसको एक्सपैंड करोगे ना। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी तभी की करी जाती है बिजनेस में जब आपका प्रॉफिट क्या हो, अच्छे मार्जिन करो। ठीक है, तो सेकंड चीज ये। थर्ड आता है इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एक तरीके से आप कह सकते हो कि बिजनेस की एक तरीके से ना रिपोर्ट होती है कि क्या ये बिजनेस अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है।
देखो अगर एक बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, एफिशिएंटली मैनेज किया जा रहा है, तो ऑब्वियस है वो प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा बिजनेस, अगर अच्छे से चलाया जा रहा है। लेकिन अगर बिजनेस अच्छे से चलाया ही नहीं जा रहा, बहुत कहते हैं नॉन एफिशिएंटली मैनेज किया जा रहा है, कभी चलाया मतलब मन किया तो आवेश उस पर नहीं है, मतलब ऐसे ही चला लो, तो फिर आप प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते ना। तो वो चीज है। तो इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस एक तरीके से क्या जाता है, प्रॉफिट जो है एक तरीके से क्या है, रिपोर्ट होती है बिजनेस की, कि अगर बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, अच्छा चल रहा है, तो वो प्रॉफिट कमा रहा है, अगर नहीं कर रहा तो नहीं कमा रहा, फिर इतना मार्जिन है ही नहीं उसके पास कि वो अच्छे से अपने बिजनेस को चला सके। देन फोर्थ आता है रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। अगर एक बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या कर रहा है, जब बिजनेस शुरू किया था, जो रिस्क उसने उठाए थे, क्योंकि हम जब बिजनेस शुरू करते हैं, ये छोटे मोटे की नहीं बात करती, अगर बहुत बड़े लेवल पे कोई बंदा बिजनेस शुरू कर रहा है तो ये बहुत रिस्क लेके चलता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट ही बहुत डायनामिक है। जरूरी नहीं है आप जिस चीज का बिजनेस खोल रहे हो वो चले ही चले या मार्केट में उसकी डिमांड हो ही हो। अगर आप एक कपड़े की शॉप खोल रहे हो, लाइक अगर आपका बिजनेस क्लोथ के ऊपर है, फैशन ट्रेंडिंग क्लोथ के ऊपर है, तो ट्रेंड तो बहुत थोड़े टाइम में बदल जाता है, लाइक मंथली वीकली इवन ट्रेंड बदल जाता है, तो आपका बिजनेस कैसे सर्वाइव कर जाएगा उस टाइम पे। तो आप जब शुरू करते हो तो आप कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते हो, बहुत सारी चीजों को लेकर आप क्या करते हो, रिस्क लेते हो, ठीक है। तो जब आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाने लगता है ना, तो एक तरीके से आपका रिवॉर्ड होता है कि हाँ आपने जब इतना रिस्क लिया तो अब आप प्रॉफिट कमाते हो, वो क्या आपके लिए रिवॉर्ड है कि आपने रिस्कों को बियर किया है, ठीक है। अब फिफ्थ चीज आती है, अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या चीज है, आपकी रेपुटेशन बिल्डअप हो रही है, जैसे आजकल बाटा की है, बहुत सारे ऐसे वो हैं उनकी, जैसे वुडलैंड ब्रांड है, ये सारी चीज बहुत ब्रांड्स है। अब इनका क्या, इनका प्रॉफिट इतना अच्छा मार्जिन में है कि हाँ इनके अभी की रेपुटेशन बन चुकी है, गुडविल बन चुकी है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए ही लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, इतना अच्छे अपने उस लेवल पे जाना है कि मैं मेरी क्या बने, मेरी खुद की ब्रांड का क्या हो, रेपुटेशन हो, एक अच्छी खासी गुडविल हो उसकी। तो यही सब था हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। 5 पॉइंट्स से, फर्स्ट सर्वाइवल, सेकंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, थर्ड इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, फोर्थ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क एंड फिफ्थ वन इज द रेपुटेशन ऑफ गुडविल। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज है अब हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा क्लासिफाई कर देंगे, यानी उसको थोड़ा अच्छा से कहते हैं ना डिटेल में समझना शुरू करेंगे कि अगर ये चीज़ है तो इसका टाइप क्या है, अगर इसका टाइप ये है तो उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें है, थोड़ा डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं। सो क्लासिफिकेशन जो होती है वो 2 टाइप से करी गई है बिजनेस एक्टिविटी की, एक है हमारे इंडस्ट्री पोर्शन और दूसरा है हमारा कॉमर्स पोर्शन, ठीक है। अब इंडस्ट्री हम किसे कहते हैं, इंडस्ट्री बेसिकली वो उसे कहा जाता है जो कि रॉ मटेरियल लेती है और उसको कन्वर्ट कर देती है यूजफुल प्रोडक्ट्स में, यानी कि रॉ मटेरियल लिया, उसको वर्क करके उसको बना के क्या करती है, एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर देती है, या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट जो आगे जाके कितना मैन्युफैक्चरिंग इन सब में यूज किया जाए। तो ये काम किसका होता है, इंडस्ट्री का होता है। और कॉमर्स का काम क्या होता है कि जो भी वो प्रोडक्ट बना है उसका वो क्या करे, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो हम सेलिंग परचेजिंग ये सब करते हैं ना, ये सारी चीजें कौन देखता है, ये कॉमर्स देखती है, ठीक है। अब बात आती है इनके टाइप्स की, मीनिंग्स तो मैंने आपको बता दिए। अब इंडस्ट्री के जो टाइप्स हैं वो हमारे 3 टाइप्स हैं, जो आप बहुत कहते हैं ना, लाइक बचपन काफी छोटी क्लासेस से आपको ये चीज पता होगी कि हमारे पास 3 वो होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री, ये चीज हमें पता है। और प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसमें सारे रॉ मटेरियल का वर्क होता है। सेकेंडरी क्या होती है, यही प्राइमरी से जो रॉ मटेरियल से बनता है वो आके सेकेंडरी में आ जाता है और सेकेंडरी में एक यूजफुल प्रोडक्ट बन जाता है। देन ये जो यूजफुल प्रोडक्ट होता है, ये जो टर्शियरी सेक्टर है, ये क्या करता है, उस यूजफुल प्रोडक्ट को आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो करता है। ये जो सेक्टर है ये इन दोनों की हेल्प करता है, लाइक जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको मार्केट तक लेके जाना, सामान को लेकर आना, रॉ मटेरियल भी तो कहीं से आएगा ही ना फैक्ट्री में, तो वो सारी चीजों में हेल्प कौन करता है, टर्शियरी सेक्टर करता है। अब इन्हीं को थोड़ा सा और डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पोर्शन आता है, फर्स्ट चीज आती है पढ़ने के लिए, वो आती है प्राइमरी इंडस्ट्री की। प्राइमरी इंडस्ट्री होती क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री वही इंडस्ट्री होती है जहाँ पे सारा रॉ मटेरियल आता है, यानी रॉ मटेरियल कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो क्या हो, आगे जाके यूजफुल हो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के भी मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज के भी आगे जाके क्या होते हैं, 2 पार्ट्स हो जाते हैं। सो पहला पार्ट जो होता है वो हमारा होता है एक्सट्रैक्टिव, और जो सेकंड है वो हमारा है जेनेटिक इंडस्ट्री।
इसमें भी हमारी दो टाइप की इंडस्ट्रीज आ जाती हैं प्राइमरी के अंदर भी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज द जेनेटिक इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है? एक्सट्रैक्टिव यानी किसी से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना चीज को, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे कि फिश फ्रॉम ओशंस या फिर एनी स्टोन फ्रॉम अर्थ, वो सारी चीजें, वो सारी किसमें आती है? हमारी एक्सट्रैक्टिव में आती है, ठीक है। जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से करते हैं, जैसे कि हमने अर्थ में से कोई चीज निकाली या फिर रॉक्स वगैरह हो गई या फिर फिश निकाली हमने ओशन से, ये सारी चीजें आती है एक्सट्रैक्टिव में। एंड जेनेटिक में आ जाती है हमारे लाइक जो चीजें एनिमल से होती हैं, जैसे हम शीप से वूल निकालते हैं, ये सारी जो चीजें होती है ये आती है हमारे काउंट किसमें होती है? जेनेटिक में काउंट होती है। तो ये हो गई प्राइमरी इंडस्ट्री, क्योंकि इनसे भी हमको क्या मिल रहा है? रॉ मटेरियल ही तो मिल रहा है, ये भी हमें आगे जाके सेकेंडरी में ही तो यूज करते हैं ना। सो ये सारी चीजें होती हैं। आई होप क्लियर हुआ। अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री पे। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? जो इस रॉ मटेरियल को एक क्या करती है, थोड़े से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, ताकि आप उसको अच्छे से क्या कर सको? यूज कर सको। अब वो या तो वो जो प्रोडक्ट बनता है या तो वो कंज्यूमर्स के लिए बन जाता है डायरेक्टली, या फिर वो ऐसी चीजें बनती हैं जो कि आगे और काम आती है, लाइक फैक्ट्रीज में ही और काम आती है, जैसे मशीन्स बनी, टायर बनी, वो सारी चीजें, या फिर कुछ खाने की चीजें बनी, वो डायरेक्टली कंज्यूमेबल होती हैं। और कुछ होती हैं जो कि आगे और फैक्ट्री में काम आ जाती है, हेल्पिंग में दूसरी चीजों को प्रोड्यूस करने के। ओके, अब आती बात सेकेंडरी की। अब यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुआ, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी के 2 टाइप्स हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पहला टाइप होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकेंड है हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्स्ट है हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड है हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग क्या, जो वर्ड से क्लियर होता है, जो मैन्युफैक्चर करी जाती हैं चीजें वो सारी होती हैं एक तरफ, और सेकंड ये तो मैन्युफैक्चरिंग यानी आप कोई पर्टिकुलर चीज जो एज फैक्ट्री में आगे जाके औरों की हेल्प करे, या फिर डायरेक्ट जो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं वो वाली चीज, ये तो होगी मैन्युफैक्चरिंग में। अब कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जो कि डैम, रोड, ये सब बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें मेन चीज क्या है कि आप इसको कहीं से कहते हैं ना शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ कोई प्रोडक्ट बनाया, वो तो वहां से शिफ्ट होकर मार्केट चला जाएगा बिकने के लिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होती है, उसमें ऐसा नहीं होता। अब आप कोई ब्रिज बना रहे हो तो जाके मार्केट में थोड़ी देर क्या होगा कि बेच दो इसको, नहीं, वो पर्टिकुलर वहीं बनता है, तो उसको मार्केट में तक जाने वाली वो चीज नहीं है। तो ये 2 चीज क्लियर हुई। मैन्युफैक्चरिंग यानी जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं जो आगे जाके मार्केट में शिफ्ट होता है बिकने के लिए, एंड द सेकंड इज द कंस्ट्रक्शन, जिसमें आप ब्रिज, डैम, रोड ये सब बनाते हो, वो वहीं बनते हैं, आप उसको मार्केट तक नहीं लेके जाते बेचने के लिए, ठीक है। अब आगे टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री में वही आते हैं। टर्शियरी इंडस्ट्री वैसे एक ऐसी इंडस्ट्री है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या करती है? हेल्प करती है। यहाँ तक सामान लाना, ये सामान जो बन के आ रहा है उसको आगे तक पहुंचाना, ये सब कौन देखता है? टर्शियरी इंडस्ट्री देखती है। जिस तरीके से भी हेल्प कर सकती है वो सारी, एक तरीके से हेल्पिंग हैंड है इन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या आ जाता है हमारा? यहाँ हमारा ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आ जाएगा, ठीक है, फाइनेंस आ जाएगा, और क्या आ सकता है आपका? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन वाली चीज आ जाती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि क्या करता है? ये इसकी हेल्प करता है, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा जैसे क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, सेकंड हमारा बैंकिंग आ जाएगा, थर्ड इंश्योरेंस हो गया, फोर्थ कम्युनिकेशन स्किल्स वाली चीज, कम्युनिकेशन पे हेल्प करता है, एंड द फिफ्थ इज एडवर्टाइजिंग। टर्शियरी सेक्टर ही है जो एडवर्टाइज भी करता है अपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, उनको भी यही एडवर्टाइज करने में हेल्प करता है। तो वो सारी चीजें कौन से सेक्टर में आ जाती है? टर्शियरी सेक्टर में आ जाती हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको वर्बली बता दिया है। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस एंड द एडवर्टाइजिंग, ओके। अब बात आती है कॉमर्स की। तो कॉमर्स में आपको बताया ये किसमें हेल्प करता है? ये हमने जो भी चीजें बनाई है उनकी सेलिंग एंड बाइंग में हेल्प करता है, ये उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करता है मेनली। अब 2 चीजें इसमें भी आ जाती है, 2 टाइप्स इसके भी हैं, एक है ट्रेड और एक है एड्स टू ट्रेड। सिंपल जैसे इसका था, ये दोनों बनाने वाली चीज थी, ये हेल्प करने की चीज थी, हेल्प करने वाला पोर्शन था। तो सेम विद दिस, ट्रेड क्या है? ये बाइंग एंड सेलिंग पे वर्क करेगा, और एड्स टू ट्रेड, ट्रेड की एड्स यानी कि उसको हेल्प करेगा, उसके लिए हेल्पिंग हैंड है ये, ठीक है।
अब ट्रेड में भी यहाँ दो क्वेश्चन पार्ट दिखा रखे हैं, एक होता है हमारा इंटरनल ट्रेड जो अंदर ही अंदर यानी विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री होता है, ठीक है, एंड एक्सटर्नल ट्रेड जो बाहर होता है विद आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब इंटरनल ट्रेड में क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका रिटेल मार्केट जो होता है और एक होता है होलसेल मार्केट, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है रिटेल एंड सेकंड इज द होलसेल मार्केट। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस करके लिख देती हूँ, इधर आता है होलसेल मार्केट, होलसेलर जो होता है हमारा होता है, और सेकंड इज द रिटेल मार्केट, रिटेलर। तो जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, वो जहाँ से फैक्ट्री से बनता है ना वहां से बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में बल्क में आइटम्स खरीद लेता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो थोड़े कम पैसे में बहुत ज्यादा बल्क में अमाउंट खरीद लेता है, ठीक है। अब होलसेलर क्या करता है, होलसेलर से जब वो प्रोडक्ट खरीदता है तो वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचाता है, वो आगे जाके और मार्केट वालों को बेचता है, ठीक है। तो जो होलसेलर होता है ये अपना प्रोडक्ट किसको बेचता है, रिटेलर को बेचता है, और जो रिटेलर होता है ये क्या करता है, होलसेलर से बल्क में खरीद लेता है, और उसके बाद जो मार्केट्स में शॉप्स होती हैं या फिर जो हमारे स्ट्रीट वाइज शॉप्स होती है यहाँ तक आके हमारे को क्या पहुंचाता है, सामान पहुंचाता है, ठीक है। और उसके बाद वो जाके अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। आई बात समझ। होलसेल क्या करता है, बल्क में खरीदता है, और रिटेलर इसी होलसेल से थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खरीदता है और मार्केट में आगे जाके बेच देता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल वर्ड से क्लियर हो रहा है, एक्सटर्नल यानी इसमें किसकी बात आ जाती है, इसमें हमारी बात आ जाती है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये आपने पहले से भी पढ़े हुए हैं काफी बार, और एक नया आ जाता है जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो होता है एंड रिकॉर्ड। थर्ड हमारा एक न्यू जो आ जाता है वो होता है एंड रिकॉर्ड, ओके। इंपोर्ट यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, इन कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, इन लिखा है बट आई एम जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। इंपोर्ट यानी हम जब बाहर से कोई चीज क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं, यानी बाहर से हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट यानी कि उसी का अपोजिट, जब हम हमारे यहाँ से किसी चीज को हम बाहर बेच रहे हैं यानी कि सेल कर रहे हैं, तो वो काउंट होता है एक्सपोर्ट में। अब आप सोचोगे इंपोर्ट मतलब लेना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर को बेचना, तो एंड रिपोर्ट का क्या मतलब, एंड रिपोर्ट का मतलब होता है बीच में आ जाना, बीच में आ जाना लाइक कि आपने कहीं से कोई चीज खरीदी, आपने किसी बाहर की कंट्री से कोई चीज खरीदी और खुद के लिए ना खरीद के उसको डायरेक्टली वहीं से कहीं और बेच दिया, तो वहां आप क्या एक मीडिएटर का काम करते हो। आपकी कंट्री क्या कर रही है, सिर्फ एक मीडिएटर का काम कर रही है। आपके बॉर्डर पे वहां से सामान आया और वो आपके पास ना आके आपने डायरेक्टली वहीं से बॉर्डर से उसको आगे दूसरी जगह पे भेज दिया, तो वो चीज कहलाती है एंड रिपोर्ट। आई बात समझ। आप खुद के लिए नहीं मंगा रहे हो, आप अपनी कंट्री के लिए कंज्यूमर के लिए नहीं मंगा रहे हो, आप बाहर से खरीद रहे हो वहीं से डायरेक्टली दूसरी कंट्री को बेच रहे हो, तो वहां आप कैसे वर्क करते हो, एंड रिपोर्ट की तरह वर्क करते हो, ओके। एंड एड्स टू ट्रेड में जैसे कहा इसके भी 5 पॉइंट्स है, इसके भी 5 पॉइंट्स है, सेम ही है। मैं एक बार इधर लिख देती हूँ। फर्स्ट हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो भी डीलिंग है उसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत एक कहते हैं ना इंपॉर्टेंट वर्क करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आप कैसे किसी चीज को इधर से उधर भेजोगे, ठीक है। देन सेकंड बैंकिंग, ऑब्वियसली बैंकिंग का भी बहुत मेजर रोल होता है। इंश्योरेंस रहा, क्योंकि इतनी महंगी महंगी चीजें जाती है तो उसको इंश्योरेंस भी करवाई जाती है, लाइक जो प्रॉपर शिप जाते हैं उन तक का भी क्या होता है, इंश्योरेंस कराया जाता है, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में क्या कहते हैं ना वो जो चीजें होती हैं वो जाती हैं एक कंट्री से दूसरी, अगर वो खराब होती है तो उसका कोई ना कोई तो वो लेगा ना, इसलिए इंश्योरेंस भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। देन हमारा फाइनेंस, ऑब्वियस मैंने इन्हीं को अलग अलग लिख दिया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस। आप चाहो तो इन दोनों को इकट्ठे भी लिख सकते हो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, देन फाइनेंस, देन कम्युनिकेशन, एंड देन हमारा एक 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजिंग। हमें हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग भी करनी होती है, फिर हम एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे तो कैसे किसी को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पे एक और नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, ये सारी चीजें। सो आई होप आपको ये पूरा पोर्शन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन है, एक बार मैं आपको फटाफट एक बार और रिव्यू दे देती हूँ। लाइक इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री जो बनाने का वर्क करती है, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट करती है, एंड कॉमर्स उसको बेचने का काम करती है, बेचने और खरीदने का काम करती है। इंडस्ट्री में 3 टाइप की आ जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देन प्राइमरी की भी 2 हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव यानी जो अर्थ से चीजें बनती है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हम करते हैं, और जेनेटिक लाइक एनिमल्स वगैरह से, ठीक है।
देन हमारा सेकेंडरी आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग जिसमें हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, कंस्ट्रक्शन जिसमें हम लाइक रोड्स, डैम, ब्रिजेस, इनका वर्क आता है। टर्शरी जो इनका हेल्पिंग हैंड होता है, इन दोनों को हेल्प करता है, लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। ओके, देन कॉमर्स में हमारे दो आ जाते हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड जो बाइंग एंड सेलिंग में वर्क करता है, एंड एड्स टू ट्रेड जो इसको हेल्प करता है। ट्रेड बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में दो चीज़ आती है, होलसेल मार्केटिंग एंड द रिटेल मार्केटिंग। होलसेलर बहुत बल्क में आइटम्स खरीदता है और उनको आगे जाके रिटेलर्स को बेचता है, और रिटेलर्स जाके मार्केट और फाइनल कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको बेचता है सामान। एक्सटर्नल यानी इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। इम्पोर्ट में जब हम परचेज करते हैं, एक्सपोर्ट में जब हम सेल करते हैं, एंड एंट्रीपोर्ट में मीडिएटर का वर्क करते हैं, दूसरी कंट्री से सामान को खरीदते हैं, अगली कंट्री में बेच देते हैं, खुद के लिए नहीं मंगाते। एंड एड्स टू ट्रेड सेम, द हेल्पिंग हैंड ऑफ ट्रेड्स लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। सो आई होप ये आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अब हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उस हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा फोकस अच्छे से करना, ठीक है। अब हमने जो कॉमर्स पढ़े थे, यानी जो बाइंग एंड सेलिंग में जो हमारी हेल्प करते हैं, जिसमें हमने एड्स टू ट्रेड पढ़े, एड्स टू ट्रेड पढ़े थे। अब उनके देखना है कि वो हमारे यूज़ आ कहाँ क्या रहे हैं, कौन सी, अगर हम ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट यूज़ करके हमारा कौन सा एक ऐसा फंक्शन है जिसको वो हेल्प कर रहा है, ठीक है, किसकी कमी को वो सेटिस्फाई कर रहा है, किसकी कमी को वो फुलफिल कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन है यानी हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, यानी ऐसा कौन सा वो है जो पर्सन के उसमें हेल्प कर रहा है रिमूव करने के। तो देखो इस वाले पोर्शन में हमारा जो है, अब बात करते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स की, और ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 मार्क में तो ऑब्वियसली क्वेश्चन जाने वाले हैं। सो हमने जो अभी कॉमर्स पढ़ा था कि कॉमर्स में हमारे एड्स एंड एड्स टू ट्रेड थे, तो एड्स टू ट्रेड जो कोर्स पढ़े थे लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये जो सब पढ़ा था, ये हमारा इसमें कैसे हेल्प करता है, लाइक कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ वो चीज़ अगर जैसे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो उससे क्या कमी हो जाएगी जिससे वो फुलफिल करता है अपने होने से, सेटिस्फाई करता है वो चीज़ों को। तो अब वो देखते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, यानी हमारा कोई एक ऐसा हमारे पास एड है जिससे हमारी जब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन होती है, यानी लोगों की कमी होती है, तो वो जो लोगों का गैप है, यानी कि सीधी सी बात इसमें ये आती है, देखो जो प्रोड्यूसर है, एक तो जो लोगों का ग्रुप हो आ जाता है, लाइक पर्सन का ग्रुप है, वो एक प्रोड्यूसर ग्रुप है, ठीक है, और एक है हमारा कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा है प्रोड्यूसर ग्रुप, ठीक है, एक हमारा आ जाता है प्रोड्यूसर ग्रुप और एक हमारा आ जाता है कंज्यूमर। ओके, ये है प्रोड्यूसर और ये है हमारा कंज्यूमर। अब देखो ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस खड़ा करता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं सिर्फ अपनी बाउंड्रीज में लाइक अपने स्टेट तक रहूँ, उसका होता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूँ, ग्रोथ में लाऊँ, ठीक है। अब मान लो ये प्रोड्यूसर तो रहता है कहीं और, लाइक ये रहता है दिल्ली में, ठीक है, और ये रहता है मुंबई में फॉर एग्जाम्पल। सो अब दिल्ली से जब सामान मुंबई तक जा रहा है तो ये खुद तो जाके बेच के आएगा नहीं वहाँ, ऑब्वियसली बात ना। अगर ये अपने यहाँ अब पर्टिकुलर एक ही बंदा जो वहाँ का मेन हेड है वो तो जाके हर सामान की डिलीवरी नहीं करके आने वाला, बेचने नहीं वाला। तो यहाँ पे जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं ना, जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ से प्रोड्यूसर से सामान उठाएंगे दिल्ली से और जाके कंज्यूमर जो है हमारे मुंबई में जहाँ जिन्होंने ऑर्डर करे वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो ये काम कौन करता है, हमारा ट्रेड सेगमेंट करता है, ट्रेडर्स जो होते हैं वो ये काम करते हैं। तो ट्रेडर सेगमेंट जो है ये हमारा हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव कर देता है। ओके, फिर सेकंड आ जाता है हेल्प। अब मैंने सेम नहीं लिखा है क्योंकि सब में यही कॉन्सेप्ट, तो मैंने सीधा मेन जो चीज़ें थी वो लिखी हैं। अब अगला आ जाता है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब वही बात आती है, अब यहाँ से सामान यहाँ जाएगा, ठीक है, अब जाएगा तो कौन सा सामान जाएगा पहले उस पर डिपेंड है। अब अगर आप ले लो वीट है, राइस है, ये जो बनते हैं ना, हर ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ सीजन आएगा तभी बनाते, नहीं,
चीज़ें बहुत पहले बन जाती हैं और काफ़ी साल मतलब लाइक 6-6 महीने बाद वो सामान क्या होता है बिकने पे आता है, लाइक उसका सीज़न ही तब आता है। अब जैसे अगर वूलन क्लोथ्स का सीज़न है तो ऐसा तो नहीं ना वूलन क्लोथ्स वो तभी फैक्ट्री बनाने बैठेगी और तभी बेचेगी, नहीं, तो समर में ही अपना स्टॉक बना लेती है और फिर जाके विंटर में उसको बेचती है, ठीक है। तो अब देखो जैसे क्लोथ्स है इनका इतना जल्दी बिगड़ने वाला काम नहीं होता, लेकिन अगर उसी की साइड अगर हम वीट्स या राइस इन सबको देखें, ये वाली चीज़ें जो होती हैं तो ये टाइम के साथ खराब हो जाती है, इनकी ड्यूरेशन होती है कि हाँ ये इतने टाइम तक ही ठीक रहते हैं। तो उसमें क्या वर्क करता है, उसमें ये चीज़ वर्क नहीं करती, उसमें क्या वर्क करता है हमारा वेयर हाउसिंग वाली चीज़ वर्क करती है। वेयर हाउसिंग जो डिपार्टमेंट होता है वो जो हमारा सेक्शन है ट्रेड वाला जो वेयर हाउसिंग ये सब की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो हेल्प करता है हमारा टाइम में। ओके, देन थर्ड आ जाता है प्लेस, यानी हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ओके, अब प्लेस वाले में क्या वर्क करेगा, अब देखो एक जगह से सामान जब दूसरी जगह जाना है, यही एग्जांपल को ले लेते हैं, अगर दिल्ली से सामान मुंबई जाना है तो प्लेस का गैप आ रहा है, ऑब्वियसली दो अलग अलग जगहें हैं, तो वहाँ पे कौन हेल्प करेगा, वहाँ ट्रेडर्स ना हेल्प करके हमारी ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगी, वहाँ क्या हेल्प करेगी हमारी ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ क्या हेल्प करेगी हमारी ट्रांसपोर्टेशन, यानी दिल्ली से व्हीकल ने सामान उठाया, लाइक ट्रक टेम्पो जिसमें भी आप भेज रहे हो, मुंबई गया उसने भेज दिया, तो यहाँ पे जो प्लेस की हेल्प कर रहा है कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वाला एड हेल्प कर रहा है। देन आता है एक्सचेंज, एक्सचेंज से मतलब मनी ऑफ एक्सचेंज, लाइक बोलते हैं ना मनी एक्सचेंज करते हैं, जब हम पैसे बाइंग एंड सेलिंग करते, बेचते खरीदते कोई चीज़, पैसा चेंज कर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं। सो मनी में अब वही बात, यही एग्जांपल, अगर प्रोड्यूसर दिल्ली है मुंबई है तो कैश में आप कैसे डीलिंग कर सकते हो, प्रोड्यूसर अगर आप किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही भेज रहे हो सामान तो आप उस पर तो ट्रस्ट नहीं कर सकते ना कि वो वहाँ से मनी लेकर आए और आप तक पहुँचा, हो सकता है बीच में कुछ लेके भाग जाए, कोई भी चीज़ें हो सकती है, तो आप इसमें मनी एक्सचेंज तो कहीं से आया ही नहीं, आप कैश टू कैश डीलिंग नहीं कर सकते। तो इधर वाले सेक्टर में हमारी कौन हेल्प करता है, इस वाले सेक्टर में हमारा बैंकिंग आ जाती है, कौन आ जाती है, बैंकिंग सेक्टर जो हमारा एड्स टू ट्रेड में हमने पढ़ा था वो हेल्प करता है यहाँ पे, ठीक है। अब रिस्क, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब रिस्क जैसे मैंने आपको पहले बताया लाइक शिप से भी अगर सामान जाता है तो उसकी भी क्या होती है, इंश्योरेंस कराया जाता है, क्योंकि बहुत लाइक लार्ज अमाउंट में चीज़ें जाती हैं, तो कभी कुछ खराब हो जाए तो कौन उसका इतना बड़ा वो उठाएगा। तो इस वाले पोर्शन में भी ये लगा दो, ये तो दिल्ली और मुंबई वाली चीज़ हो गई, ये तो फिर भी पास में है, लेकिन पास की चीज़ों का भी इंश्योरेंस कराया जाता है। रास्ते में अगर हमारा ट्रक जा रहा है वो एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो जो सामान है अगर वो गिर जाता सारा और वेस्ट होता है, लाइक अगर मैं कांच का कोई सामान भेज रही हूँ और एक्सीडेंट हो जाता है मेरे ट्रक का और वो गिर जाता है तो उसका भी इंश्योरेंस मुझे ही कराना पड़ेगा ना, उठाना तो मेरे को ही पड़ेगा उसका जिम्मा भी, तो वो सारी चीज़ें। तो इस वाले पोर्शन में कौन हेल्प करता है, हमारा रिस्क वाले में इंश्योरेंस, कि हमें सब चीज़ का इंश्योरेंस कराना होता है, ज़रूरी नहीं आप ट्रक का कराओ, आप अपने सामान का इंश्योरेंस करा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब सिक्स्थ आ जाती है नॉलेज। नॉलेज से रिलेटेड आपकी वो नहीं है कि आपको कितनी कहते हैं ज्ञान है किसी चीज़ का, वो चीज़ नहीं। नॉलेज का मतलब है कि आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस एक प्रोडक्ट के कंपटीशन में कितने प्रोडक्ट्स हैं, उसकी कितनी वैरायटी है, क्या डिमांड चल रही है मार्केट में, इस सब की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस सेक्टर में हमारा कौन सा एड हेल्प करता है, उसमें एड हेल्प करता है हमारा एडवर्टाइजिंग, क्योंकि हम एडवर्टाइजिंग दिखते तो हमें पता लगता है नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, नहीं इसमें ये खामियां है, या फिर अच्छा नहीं इससे अच्छा तो ये वाला भी है, इसको क्यों नहीं चूज़ कर सकते हम, तो वो सारी चीज़ है। ये कुछ हमारे फंक्शन से, और इससे हमने ये सीखा कि जो हमने एड्स पढ़े थे वो कहाँ आके हमारी जो हिंड्रेंस है उनको फुलफिल करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का, बिल्कुल अब हम एंड पर आ चुके हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले पूरा पार्ट जितना भी आपका है वो सारा सिलेबस कराने के बाद एमसीक्यू सीरीज निकालने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद ही आपकी प्रॉपर एमसीक्यूज कराए जाएंगे, देखते हैं कितने कराने हैं लेकिन कराए जाएंगे, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना। तो साथ ही साथ चैप्टर को प्रिपेयर करते रहिए और नोट्स को कम्प्लीटली बनाते रहिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स आप अभी नहीं बनाओगे ना तो एट लास्ट आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि फिर आप बुक्स में ढूंढते रहोगे चीज़ों को। तो अच्छा है जितना कराया जा रहा है उसको अच्छे से लिख लो एक तरफ, और उसको लास्ट में जब पढ़ोगे तो बहुत ईजी रहने वाला है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कर लेना। सो अब हमारे लास्ट टॉपिक पे आते जो है बिजनेस रिस्क। सो ऑब्वियसली बात है, अगर हम बिजनेस खोल रहे हैं तो उसमें बहुत रिस्क होता है, जैसे कि
आज जब हमने डिफरेंस करा था लाइक एम्प्लॉय बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, तब भी मैंने अपनी बात करी थी कि सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें होता है, बिजनेस में ही होता है। आपको पता भी नहीं होगा कि आप उतना प्रॉफिट कमा भी पाओगे जितना आप सोच रहे हो, या आपने जितना लगाया है बिजनेस उतना भी आप ले पाओगे कि नहीं बिजनेस से इन रिटर्न, कुछ नहीं पता होता। लाइक बहुत कहते हैं ना रिस्कफुल होता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक बार अच्छे से सेटअप हो जाते हो, अच्छा प्रॉफिट कमाने लगते हो, तो देन आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलता है कि हाँ आपने लगाया था पैसा, आपने रिस्क लिया था और उतना आपको रिटर्न अब मिल रहा है। तो वो सारे इसके नेचर में ही काउंट किए जाते हैं। सो बिजनेस रिस्क बेसिकली बोला क्या जाएगा, यानी चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। बिजनेस रिस्क क्या है, क्या मैंने जितना सोचा था ना, मैं बहुत रिस्क लेके चल रहा हूँ, मैंने सोचा तो इतना, देखते हैं इतना मिलता है कि नहीं मिलता। तो वो चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें हमारी बिजनेस रिस्क में काम, ठीक है। अब बिजनेस रिस्क होने के काफ़ी सारे कहते हैं ना कॉजेज होते हैं, कारण होते हैं क्या कि भाई किस किस वजह से हमारे बिजनेस नहीं चला, ठीक है, क्या क्या मतलब बिजनेस चला नहीं, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको कहते हैं रोक सकती हैं, वो वाली चीज़ें। सो फर्स्ट हमारा आ जाता है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज यानी जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं है, अनएक्सपेक्टेड होती है, अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ सर्टेन नहीं, आप बता नहीं सकते कि हाँ आज तो कहते हैं ना अर्थक्वेक आने वाला है या आज तो फ्लड आने वाला है, आपको नहीं पता होता, अनसर्टेन है चीज़ें, ठीक है। तो नेचुरल कॉज के एग्जाम्पल भी क्या है हमारे, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये अनसर्टेन होती है, होगा और बिजनेस बेस पर का फर्क पड़ता है। ह्यूमन कॉज यानी कि जो ह्यूमन से रिलेटेड इन द सेंस कि जैसे एम्प्लॉयज जो हमारे यहाँ पे होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई एम्प्लॉय रखा हमारे यहाँ पर और वो सारा सामान लेके चला गया, या उसने कहते हैं ना डिसऑनेस्टी करी उस बेसिस पे, तो ह्यूमन कॉज लाइक एम्प्लॉय पे डिपेंड होता है, डिपेंड नॉट ओनली एम्प्लॉयज बट जो भी लाइक ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हमारे बिजनेस में आती हैं। एंड थर्ड इज द इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज होता है हमारा, जैसे कि हम काफी बार बोलते हैं ना, जैसे जब बिजनेस रिस्क की बात करते हैं कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट ही ऐसा है, कभी ट्रेंड बदल गया, कभी कोई फैशन न्यू आ गया, या फिर कभी तो होता है कि लाइक आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिसपे ना गवर्नमेंट के रूल्स का भी प्रेशर है, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रूल ही नया निकाल दिया जिससे आपको अपनी कंपनी का वो चेंज करना पड़ जाएगा। तो वो सारे क्या होते हैं, इकोनॉमिक कॉज होते हैं, यानी जो गवर्नमेंट की साइड से है या फिर ट्रेंड फैशन इनके बदलने पर आए, ठीक है। ये सारी चीजें अनसर्टेन होती है क्योंकि आपको नहीं पता होता, जस्ट होती हैं, ओके। देन फिजिकल कॉज बोले तो फिजिकली जो कॉज होना, फिजिकली इन द सेंस यानी जो आपके पास एसिड्स है उनमें कुछ कॉज आना, यानी उनमें कोई दिक्कत हो जानी, जैसे आपके यहाँ पे बहुत बड़ा बर्नर लगा हुआ था वो खराब हो गया तो उसको चेंज कराना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो कि आप जो टेक्निक यूज कर रहे हो वो ओल्ड हो गई, या जो आप मशीन यूज कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गई, अब न्यू मशीन आ गई है ट्रेंड में, तो आपको उसको यूज करना पड़ेगा, वरना आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे बिजनेस, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। तो वो सारा काउंट होता है हमारा फिजिकल कॉज में। तो आई होप बहुत छोटा सा इजी टॉपिक था, आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज मेक नोट्स ताकि आपको बहुत इजी हो, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज, बहुत मेहनत लगती है। सो थैंक यू।